अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलवशा सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार विकास अंजुम, जिनका ताल्लुक पंजाब में मुल्तान से है और उन्होंने PMS 2021 में 26 पोजीशन हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम विकास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इस अचीवमेंट के लिए। तो आपके क्या तासुरात हैं? आई एम ओवरवेल्म्ड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतर है। काफ़ी अरसे बाद ये अचीवमेंट मिली है तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी फैमिली का और स्पेशली आपका, क्योंकि अभी इंटरव्यू से पहले मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी तो हमारी बात हो रही थी कि एक बड़ी लंबी स्ट्रगल थी आपकी। तो फाइनली जब आपने एक गोल जिसके लिए आप इतने कंसिस्टेंट थे, जब आपने वो अचीव कर लिया और आपको ये खबर मिली अपने रिज़ल्ट की, तो आपके क्या तासुरात थे और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं जब ये रिज़ल्ट आया है उस टाइम पे मेरे ख्याल में ग़ालिबन जुमे का दिन था, तो आई वाज स्लीपिंग। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया अबाउट द रिज़ल्ट दैट फाइनली यू हैव मेड योर एलोकेशन। तो मैं तो एकदम उस टाइम जिस तरह बंदा शॉक में आ जाता है तो वो था। मैंने उसे कहा कि भाई मुझे लिस्ट भेजो। उसने खैर लिस्ट मुझे सेंड की, मैंने अपना नाम देखा लिस्ट में एंड देन आई स्टार्टेड जंपिंग। और फैमिली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थी, बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इस सारे जर्नी में वो लोग मेरे साथ ही थे, तो उन लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार था और वो भी बहुत खुश हैं सारी। बहुत अच्छा लग रहा है उनको। माशाल्लाह। विकास, हमारे देखने वालों को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे फादर जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो डेयरी का बिज़नेस करते हैं और मेरी जो मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं। उसके अलावा जो मेरी वाइफ हैं वो लेक्चरर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, और जो मेरे बड़े भाई हैं वो इस टाइम पे स्माइल इंडस्ट्रीज़ में AGM है, वो करंटली एक लोकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कुछ। मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की हुई है मैंने UT लाहौर से, और अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल ही मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में BZU मुल्तान से। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में भी आपने मास्टर्स किया है, माशाल्लाह। तो PMS का कैसे आपको, मतलब जैसे आपने अपनी फैमिली में भी सब लोगों के बारे में बताया, डिफरेंट उनकी फील्ड्स हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आपने मुकाबले का इम्तिहान देना है? मैं बेसिकली ग्रेजुएट होने के बाद से अपनी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था। तो मैं अपनी एजुकेशनल जब मेरा टेन्योर चल रहा था डिग्री के दौरान ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो जैसे ही हम सारे ग्रेजुएट हुए तो मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गए। वो मुझे उस टाइम पे काफ़ी कहते रहे कि तुम भी 2 अटेम्प्ट देख, लेकिन उस टाइम पे बस था कि अभी जॉब वगैरह लेनी है। वो सारा कुछ टाइम के बाद जब वो सारे उन्होंने अटेम्प्ट्स क्लियर कर लिए और सारे एलोकेट हो गए, फिर मुझे भी लगा कि यार मुझे भी देनी चाहिए। तो मेरी PMS की ही पहली अटेम्प्ट थी कंपैरेटिव एग्जाम्स के जर्नी में। वो 2019 में मैंने PMS की पहली अटेम्प्ट दी थी। अच्छा। और अभी अल्टीमेट अटेम्प्ट जो मेरी थी 2021 में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एलोकेशन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी तो विकास आपने बताया कि आपने CSS की भी 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और जो आपकी सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें आपकी एलोकेशन भी पास किया आपने, लेकिन आपकी एलोकेशन नहीं हो पाई। तो ये जो 3 CSS की अटेम्प्ट्स थी, फिर आपकी थर्ड अटेम्प्ट में माशाल्लाह से जाके PMS में एलोकेशन हुई है और थ्रू आउट आपका रिटर्न में स्कोर अच्छा आता रहा है, लेकिन बस वो हार्ड लग रही कि एक दफ़ा आप ऐसे में रहे और फिर आपकी एलोकेशन नहीं हो पाई। तो आपने खुद को कैसे कंसिस्टेंट रखा, कैसे अपनी मोटिवेशन लेवल जो है वो बरकरार रखा कि नहीं मैंने गिव अप नहीं करना? इसमें यह है कि जब कोई भी आपने काम करना होता है, स्पेशली जब कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उसमें पासिंग परसेंटेज क्योंकि बहुत कम होती है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है बाय चांस ऑफ लक आप पास नहीं कर पाते, आप एलोकेट नहीं हो पाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने गिव अप कर देना है। अब मैं शुरू से ही थोड़ा सा डिटरमिन्ड और बहुत स्टबर्न टाइप का बंदा हूँ कि मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं जब तक उसको अचीव नहीं कर लेता मैं उसे ऐसे जाने नहीं देता। तो मेरे लिए तो इट वाज डू एंड डाई। मुझे था कि जब तक मैं अपना पर्पस अचीव नहीं कर लेता तब तक मैंने गिव अप नहीं करना, और मैंने नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि 1-2 फेलियर्स के बाद लोग कहते हैं कि नहीं अब हमने कोई और रास्ता पकड़ना है, ये हमारा जो है वो रास्ता नहीं है। अच्छा, तो अब हम आपके रिटर्न की तरफ आते हैं। जो आपका PMS का एग्ज़ाम था तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरा ऑप्शनल एक पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, एक सोशल वर्क था और एक जियोलॉजी था। ठीक है, जियोलॉजी आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग से है जियोलॉजी, और पॉलिटिकल साइंस में भी आपने मास्टर्स किया। ठीक है, तो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको किन बेसिस पे ऑप्ट किया?
मैं बाकी देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी में, और इनके लिए आपने 3 पैरामीटर्स जो है उनको जहन में रखना है। नंबर 1 इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। नंबर 2 इज़ योर इंटरेस्ट एंड नंबर 3 इज़ स्कोरिंग ट्रेंड। ठीक है। इन तीनों को 33 और 34% की मार्क्स स्कीम के साथ आपने परसेंटेज के साथ डिवाइड करना है, और इन तीनों की बेसिस पे आपने कोई भी ऑप्शनल ऑप्ट करना है। ठीक है। तो ये तीनों ही मैंने देखे थे, और इन्हीं की वजह से मैं हमेशा अपने CSS और PMS में ऑप्शनल ऑप्ट करता आया हूँ। अच्छा, और आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें, क्योंकि PMS में एक डिफरेंट कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है, वो GK भी है थोड़ा डिफरेंट, और उर्दू है, तो उर्दू की तैयारी आपने कैसे की? उर्दू की तैयारी के लिए ये है कि बहुत बेसिक लेवल की तैयारी है। उर्दू के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उर्दू काफ़ी टाइम से उन्होंने की नहीं होती। तो उर्दू की तैयारी बुक्स डिफरेंट मिल जाती हैं। बाकी जो मैट्रिक की, FSC की, O लेवल्स की उर्दू की बुक्स हैं, उस लेवल की उर्दू होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बस वो ये है कि प्रैक्टिस नहीं होती, तो बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा बाकी सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि इंग्लिश में होते हैं, रिटन प्रैक्टिस भी उर्दू में नहीं होती है। तो वो इस वजह से भी उनको ये होता है कि उर्दू लिखनी शायद भूल गए, जबकि ऐसा नहीं है। उर्दू हमें कैसे लिखनी भूल सकती है, तो वो हो जाता है। उर्दू का कोई इतना मसला नहीं है। इसके ऊपर बच्चे जब तक डरते रहेंगे ना, तब तक चीज़ें उनके लिए डूएबल लगेंगी नहीं। जब एक दफ़ा आप तैयारी स्टार्ट करें, उसका सिलेबस देखें, उसकी मेरे ख्याल है 1 या 2 हफ्ते आप प्रैक्टिस करें, तो उर्दू में यू कैन स्कोर वेल। ठीक है। और उर्दू में क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आपको शेर व शायरी से बहुत लगाव होना चाहिए, आपको शेर याद होने चाहिए, तो तब आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो फिर आपने ये कैसे कर लिया? आपको कोई इंटरेस्ट रहा है इसमें? मेरा पोइट्री में बिल्कुल अदब के साथ, लिटरेचर के साथ मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं। मैं वैसे थोड़ी बहुत बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बट वो लिटरेचर से रिलेटेड कभी भी नहीं थी, और मुझे कभी भी कोई शेर याद नहीं हुआ। इवन शायर का नाम भी मुझे याद नहीं था, बस जो शेर आता था उसकी हम तशरीह लिखते थे, दैट्स इट। उर्दू में टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ शेर व शायरी से क्वेश्चन, वो तो सिर्फ 15 मार्क्स के अशार आया करते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। ठीक है, ये सब मिथ्स हैं। और मिथ्स तो बल्कि एक वो ये भी पाई जाती है स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से भी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में कि एजुकेशनल बैकग्राउंड का सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने माशाल्लाह 145 स्कोर लिया आपने अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस में आपका 139 स्कोर आया। तो इसके अलावा पाक अफेयर्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपका इस्लामिक स्टडीज़ में भी अच्छा है, GK में भी अच्छा है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे कि कितनी ड्यूरेशन में आपने तैयारी की, या अपने नोट्स किस तरीके से बनाते थे, दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, इस बारे में थोड़ा बताएं। इसमें ये था कि मैंने अपने दिन के 8 to 10 आवर्स प्रॉपरली जो हैं वो डेडिकेट किए होते थे पढ़ाई को। ठीक है। उसमें 1 से 1.5 घंटा तो न्यूज़पेपर में ही चला जाता था शुरू में, बाद में वो 45 मिनट्स 50 मिनट्स पे वो रूटीन आ गई थी। ठीक है। बाकी जो हाफ टाइम है, मतलब 3 to 4 आवर्स, वो मैं एक कंपलसरी सब्जेक्ट करता होता था, और 3 to 4 आवर्स में ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करता था। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम तैयार करता था, ताकि बंदा थोड़ा सा बोर भी ना हो, बर्नआउट भी ना हो, और आपके ना प्रोडक्टिव आवर्स ज़्यादा होने चाहिए। फिर उसका और काम मैं ये करता होता था कि जब पढ़ रहा हूँ तो उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मोबाइल का नेट ना चल रहा हो, लैपटॉप पे नेट खुला हुआ हो, तो वो फोकस्ड स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोस्त काफ़ी सारे CSPs थे, तो वो मुझे उनका मैं बहुत सर खाता होता था, उनसे गाइडेंस वगैरह लेता रहता था। तो मेरा वो जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता गया, जो कि आपको चाहिए होता है इन कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में। नोट्स जिस तरह से मैंने बनाए हैं वो ये कि मेरा तरीका ये होता था कि पहले काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले वो एक बड़े नोट्स बनाते हैं, फिर वो उससे छोटे नोट्स बनाते हैं, फिर वो 1 लाइनर्स बनाते हैं। मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की कि मैं पहले 3-3, 4-4 तरह के नोट्स बनाऊँ। मैं एक ही दफ़ा नोट्स बनाता था, लेकिन बस इतने बना लेता था कि जो मुझसे 2 या 3 घंटे में पेपर से पहले रिवाइज हो सके, बस वो नोट्स मैं अपने लिए बनाता होता था। और नोट्स हमेशा मैंने अपने बनाए, कभी किसी के यूज़ नहीं। ठीक है। और आपने अपनी रिटन प्रैक्टिस या जो भी नोट्स हैं, मतलब आपने कभी चेकिंग कराई, एवेल्युएशन कराई है आपने अपनी? हाँ जी, मैंने एवेल्युएशंस डिफरेंट जगह पे मॉक्स दे के करवाई है। नोवा में भी मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मॉक्स दिए थे, तो एवेल्युएट करवाया था उनको। सर फरीद से मैंने एवेल्युएशन करवाई भी अपने करंट अफेयर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हुई थी उससे। नोवा के मैगजीन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। सर फरीद जो हैं वो उनका बड़ा पार्ट है इस सक्सेस में, क्योंकि उनके टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत हेल्पफुल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा विकास, आपने जैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल के बारे में भी बताया, तो
चलें, आप तो लकीली माशाल्लाह आपके फ्रेंड सर्कल भी ऐसे रहा जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो CSPs थे, आपको गाइडेंस मिल गई, एक मेंटोर्स जो मिल गए। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं होती, या हो सकता है वो अकेडमी अफोर्ड ना कर सकते हों, उनके पास मेंटोर्स ना हों, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन जो है वो PMS है या CSS है उसको कैसे स्टार्ट करें? आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? अच्छा, अगर किसी के पास ऐसे सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं कि वो किसी एकेडमी में जाए या किसी और के पास जाए, तो आजकल जो है वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। FPSC और PPSC ने ऑलरेडी गाइडेंस जो है वो सिलेबस की फॉर्म में दी हुई है और साथ ही साथ पास्ट पेपर्स भी हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सिलेबस डाउनलोड करना है, पास्ट पेपर उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के डाउनलोड करने हैं और उसका एक कंपैरिजन करना है। उसके बाद आपको कोई दोस्त हो सकता है, कोई आगे फ्रेंड सर्कल में कोई और बंदा हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, जिससे आप बेसिक गाइडेंस ले लें कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये 2 3 4 चीज़ें आप उनसे पूछ के उसके बाद पढ़ाई आप खुद करें। मैंने मोस्टली जो अपनी प्रिपरेशन है वो खुद से की है, फ्रेंड से मैं गाइडेंस ज़रूर लेता रहा हूँ लेकिन मैंने खुद से ऑनलाइन सोर्सेज, बुक्स, ये सारी चीज़ें खुद से की हैं। तो आजकल जो बच्चे हैं वो वैसे ही बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं और वेल इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो यूट्यूब पे और ऑनलाइन सोर्सेज, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर ऑनलाइन। आप कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज या कोई बुक्स जो हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें जहाँ से आपने अपना कंटेंट पैरा इकट्ठा किया या अपनी तैयारी की? मैंने मोस्टली जो है कुछ हिस्ट्री के चैनल्स हैं जो जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स के लिए देखो सुनो जानो, सर फरीद के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं नोआ की वेबसाइट पे। उसके अलावा और मेंटोर्स के लेक्चर हैं, डिफरेंट जो चैनल्स बने हुए हैं उसके हर इशू से रिलेटेड इंडियन ऑथर्स के बहुत ज़्यादा मैंने, जिस तरह ध्रुव राठी है उसको मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। ऑनलाइन न्यूज़पेपर जो है वो डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, फिर जो मैगजीन्स हैं वो डिफरेंट जर्नल्स हैं जिस तरह ISSI इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जिनसे मैं तैयारी करता रहा और बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज़्यादा फोकस तैयारी होती है ऑनलाइन सोर्सेज से, बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल बुक्स की तरफ जाएँ। बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को जिस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है स्पेशली एग्ज़ाम में जाके, आपने तो माशाल्लाह से मॉक्स भी दिए लेकिन मॉक्स से एक आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाती है कि वो जो हमने 4 क्वेश्चन करने हैं या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसमें अपने कितना टाइम जो है वो देना है हर क्वेश्चन को। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट था वो कैसा रहा पेपर में? मतलब आप अपना पूरा पेपर मुकम्मल कर लेते थे या कुछ क्वेश्चन रह जाता था, या आपकी प्रैक्टिस मॉक्स की वजह से इतनी अच्छी थी कि आपसे टाइम मैनेज हो जाता था? मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मेरा पेपर कंप्लीट ना हुआ, पेपर मेरा हमेशा ही कंप्लीट होता था और उसकी रीज़न रिटन प्रैक्टिस और मॉक्स ही हुआ करते थे। तो इसमें ना थोड़ा सा आपको एक्टिवली और स्मार्टली प्ले करना होता है। जब पेपर आपको मिलता है तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह PMS में हर ऑप्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास अराउंड 35 to 37 मिनट्स हुआ करते हैं। ठीक है। तो अगर हम शुरू के 5-10 मिनट पेपर पढ़ने के और चीज़ों के निकालते हैं तो 35 मिनट्स ऑन एवरेज हर क्वेश्चन के हैं। अब आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्यून करना है और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही 35 मिनट्स ओवर हो आपका क्वेश्चन भी साथ ही एंड हो रहा हो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप 27, 28, 30 मिनट में भी आपका थोड़ा सा आंसर रहता है तो आप उसको ज़रा थोड़ा सा कंसाइज करें, उसमें मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बना दें, कंक्लूड करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करें। क्योंकि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो भी 20 मार्क्स का है, जो अगला क्वेश्चन है वो भी 20 मार्क्स का है। तो आपको हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है अगर आप चाहते हैं ज़्यादा मार्क्स आएँ। और एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया हुआ है और जितनी स्पेस पहले क्वेश्चन को दी उतनी स्पेस लास्ट। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने ये बात की है तो मतलब एक मिथ ये भी पाई जाती है कि पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा होना चाहिए, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा है कि 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसी वेटेज उनको दी गई है, एक जैसी उनकी क्वालिटी और कॉन्टेंट है तो तब अच्छा होगा? बेहतर तो यही है कि सारे क्वेश्चंस एक ही लेंथ के हों और क्वालिटी सब में अच्छी हो। लेकिन उसमें ये है कि पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस पे फोकस इसलिए होता है क्योंकि एक होता है आपका जब आप देखते हो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जब फेस ऑफ द पेपर आप देखते हो तो वो आपका पहला क्वेश्चन होता है तो उससे एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन बढ़ रहा होता है और जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसके बाद उसने आपको टोटल मार्क्स देने होते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला और आखिरी अच्छा करना चाहिए। ये बात सही है। नहीं, ये कुछ हद तक बात ठीक भी है लेकिन ये कि बीच वाले क्वेश्चन में भी एग्जामिनर जो है वो आपको देख रहा होता है। एग्जामिनर आपका पूरा पेपर पढ़ता है। ये मिथ है, बच्चों को लगता है कि शायद पेपर नहीं पढ़े जाते, तो पेपर्स पूरे पढ़े जाते हैं, एग्जामिनर हर चीज देखता है। तो आपने मेरा फोकस इस चीज पे होता था कि मेरे ना क्वेश्चंस की लेंथ इक्वल रहे। उसके बहुत एक स्कीमेटिक और बहुत ही एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट लगती है। एग्जामिनर इस तरह के पेपर्स देख के खुश होता है।
अच्छा, तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो पीएमएस है, वो सीएसएस है, ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल या आपकी स्किल्स देख रहे होते हैं, क्रिटिकल स्किल्स आपकी कैसे हैं। तो किस तरीके से आप अपनी एनालिटिकल या क्रिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज जो हैं, सबसे पहले बात कि आपको अपनी ना थोड़ी सी रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अगर क्रिटिकल एनालिसिस आपने अच्छा करना है तो आपको हर बंदे का व्यू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हर बंदे का व्यू पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा व्यू है विच मेक सेंस और कौन सा व्यू है विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इस तरह से फिर आपको अपने जो पर्सनल बायसेस हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रखना है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल बायस किसी आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो आप एक अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं दे सकते। एक अच्छे क्रिटिकल एनालिसिस में एक इशू को आपने मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल प्रिज्म से प्रेजेंट करना होता है, बट कीपिंग इन व्यू दैट दोज एंगल्स शुड मेक सेंस। तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, और इस पूरे जर्नी में जो है वो if I have to put my finger on just one factor कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूव, सबसे ज़्यादा बेहतर आपकी पर्सनालिटी में कौन सी चीज़ है, तो वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स ही डेवलप हो जाती है कम्पैटिटिव एग्जाम में। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा चलें, ये अब हमने सारी डिस्कशन की रिटन एग्ज़ाम के हवाले से, अब हम थोड़ा इंटरव्यू की तरफ आते हैं, जो आपका पीपीएससी का एक फाइनल इंटरव्यू था। तो अपने उस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छा था। अराउंड मेरा 23 टू 25 मिनट्स का इंटरव्यू था। नॉर्मली ऑन एवरेज जो है वो 15 मिनट्स का इंटरव्यू पैनल ले रहा था। ठीक है। तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम तो दे आस्क्ड मी टू सिट। फर्स्ट दे हैड अ लुक एट मी एंड देन मिस्टर चेयरमैन आस्क्ड मी टू सिट, और फिर उसके बाद जनरल एक डिस्कशन ही उन्होंने कहा कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बताया, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया। फिर उन्होंने कुछ एक पैनलिस्ट ने कुछ एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया, वो मैंने उनको थोड़ा आंसर किया। फिर उन्होंने मेरी डिग्री से रिलेटेड, बिकॉज मेरा जियोलॉजी में स्कोर, अब मुझे तो मेरी मार्कशीट्स का नहीं पता था, लेकिन मेरा जियोलॉजी में स्कोर बहुत अच्छा था, तो मुझसे मोस्टली इंटरव्यू जियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में ही हुआ। ठीक है। और इस दफ़ा बड़ी मज़े की बात ये हुई कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे उस चीज़ों के बारे में मुझसे इंटरव्यू किया जाए जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो बाय चांस उन्होंने मेरी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया, तो वो मुझे बाद में कहीं से पता चला कि मेरी फेवरेट पर्सनालिटी जो थी वो चेयरमैन साहब की भी वन ऑफ द फेवरेट्स थी। तो आप हमारे देखने वालों हमारे साथ भी शेयर करें, कौन है फेवरेट पर्सनालिटी? मेरी फेवरेट पर्सनालिटी जो थी वो मलाला यूसुफजई थी। ठीक है। तो वो उनके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई, और उस टाइम पे वो ये फ्लड के ना फंड रेजिंग के लिए वो लाहौर आई हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछी ये बात कि इफ़ शी इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी देन यू मस्ट नो वेयर शी इज़ राइट नाउ। तो मैंने उनको बताया कि शी इज़ इन लाहौर राइट नाउ। तो वो इस बात पर उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और मेरे जर्नी के ऊपर, मेरी कंसिस्टेंसी के ऊपर, मेरी डिग्री से रिलेटेड कि मैंने ये शिफ्ट कैसे लिया। तो वो चेयरमैन साहब के साथ मेरी डिस्कशन जो है वो 8 to 10 मिनट्स की सिर्फ उन्हीं के साथ थी एक्सक्लूसिवली। तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ी हेल्दी और बड़ी प्रोडक्टिव थी। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन मुझसे ड्रॉप भी हुए हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल आई ट्राई टू एंगेज द पैनल। और मेरी क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट थी तो मैं आई जस्ट वांटेड टू मेक माय इंटरव्यू मेमोरेबल, एंड आई थिंक आई हैव मेड इट फॉर माय होल लाइफ। तो ये एक जो है बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था, बहुत इंटरेक्टिव था मेरा इंटरव्यू। द पैनल वाज कॉम्प्लेसेंट टू, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो किया। तो जब आप इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे थे तो मेरे ख्याल में उसी वक्त आपको पता लग गया होगा कि अब तो आपकी एलोकेशन होने वाली है। थोड़ा बहुत आइडिया कह सकते हैं। मुझे ये पता था मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अब ये नहीं पता होता कि रिटर्न स्कोर कितना है, बट डीप डाउन इन माई हार्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट। तो मैंने अपने मेंटोर हैं उनको मैंने कॉल किया और उनको मुझे बताया, तो ही सेड कि मेरा नहीं ख्याल, आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न कि वो तुम्हें इस इंटरव्यू के बाद भी एलोकेट अगर नहीं करते तो उनके एंड पे ये फ्लॉ होगा, तुम्हारे एंड पे यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। ठीक है। चले विकास, हमारे देखने वालों को, क्योंकि अभी आगे पीएमएस की भी एक पीएमएस 2022 का एग्ज़ाम आ रहा है रिटर्न, तो ओवरऑल अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आप वो देखने वालों के साथ शेयर करें, और आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो शेयर करना चाहेंगे पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक के हवाले से? जो अभी के एस्पायरेंट्स हैं जो पीएमएस के लिए अभी अपीयर हो रहे हैं, एज़ यू ऑल नो दैट पीएमएस इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गुड लक विश करूँगा सबको। दूसरा ये कि ये जो डेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसमें यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर। आप लोगों ने अगर यहाँ पे अपना करेज, अपनी मोटिवेशन, अपना हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ कर दी तो आप गेम लूज़ कर जाओगे। इन डेज़ में टाइम है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा समेटें, थोड़ा सा स्कीमेटिक शेड्यूल्ड काम करें, और
कोशिश करें कि कोई नई चीज़ तैयार ना करें, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उनको रिटेन करने की कोशिश करें, उनको रिवाइज करें, डिस्कशन करें, डिफरेंट चीज़ों को मतलब कोशिश करें कि कम टाइम में ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करें, बिकॉज नोट्स सिर्फ बनाने नहीं होते कि आपने नोट्स बना लेने, उनको आपने रिटेन भी करना है। तो वो नोट्स को अपने रिवाइज करें, डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो आप नई कोई चीज़ इस टाइम पे अगर शुरू करेंगे तो वो आपके माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन मज़ीद क्रिएट होगी। अपने आप को क्लियर रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को रिलैक्स रखें। इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी अच्छी है एंड यू ऑल आर गोइंग टू स्कोर वेल और आप लोगों का पीएमएस बहुत अच्छा होगा। बस आप लोगों ने कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना इंशाल्लाह। एंड पे हम नोआ से आपके एफिलिएशन, नोआ से आपके ताल्लुक़ के बारे में बात करते हैं। तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने नोआ से ऑनलाइन आपका कोर्स था जो आपने लिया, तो कैसा रहा आपका नोआ के साथ एक्सपीरियंस? मेरा वो बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले वाला जो था एक क्रैश कोर्स का सेशन था नोआ के साथ, तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल था। और जैसे मैंने आपको बताया कि सर फरीद का मैगज़ीन तो मैं स्पेशली मंगवा के पढ़ा करता था और उनके लेक्चर्स जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। उनकी तो एक एक बात मैंने अपने रजिस्टर पे लिखी हुई है अभी तक टिल डेट। तो मेरा तो बहुत एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस रहा है नोआ के साथ और नोआ का अच्छा खासा रोल है मेरी इस सक्सेस में। तो फिर वो जो नोआ के बारे में हम जो कहते हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो ड्रीम्स कम ट्रू और नोआ इज़ लाइक अ फैमिली, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नोआ इज़ लाइक अ फैमिली, नो डाउट। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे CSS जो है जब मैं एलोकेट नहीं हुआ था तो मुझे सबसे पहली कॉल नोआ की तरफ से ही आई थी कि हम लोग आपकी जो ये अभी आपकी एलोकेशन नहीं हुई बट स्टिल हम ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने रिटर्न पास किया है, तो उस सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं सका था उस टाइम पे, बट जो है सारी चीज़ें वो सबसे पहले नोआ ने ही मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो तसल्ली दी थी और थोड़ा सा अप्रिशिएट मोटिवेट भी किया था कि मज़ीद आगे जो है वो कैसे जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विकास, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि हमारे देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे विकास अंजुम जिन्होंने PMS 2021 में पंजाब में 26 पोजीशन हासिल की है। पंजाब में उनका ताल्लुक मुल्तान से है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।